भारत में 80% लोग जो हैं वो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। कुछ को पता है, कुछ को पता नहीं है। तो पहले तो हम शुगर को कोई बीमारी मानते ही नहीं है, वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि खान पान की वजह से हो रही है और खान पान को करेक्ट करेंगे तो उसे ठीक हो जाएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं पंचकुला हेम्स हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर नितेश्वरी। डॉक्टर नितेश्वरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आज बात करेंगे डायबिटीज़ की। भारत को जिसकी राजधानी कहा जाने लगा है, कहते हैं कि भारत में 80% लोग जो हैं वो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। कुछ को पता है, कुछ को पता नहीं है। कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि उन्हें डायबिटीज़ हो गई है। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह है। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि इसे कैसे क्योर किया जा सकता है। डॉक्टर नितेश्वरी, आप हमें ये बताइए कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है किसी को कि उसे डायबिटीज़ हो गई है? देखिए, डायबिटीज़ के वैसे 3 बहुत बेसिक सिम्टम्स रहते हैं: पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीफेजिया। पॉलीडिप्सिया होता है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत बार वो पानी पिएगा, प्यास लगेगी उसको। पॉलीफेजिया होती है, उसको भूख अत्यधिक लगेगी, उसको बार बार खाना खाने का मन करेगा, उसको भूख ज़्यादा लगेगी। एंड लास्ट है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब है वो बार बार उसको यूरिनेशन की अर्ज होगी और वो बार बार पेशाब करेगा। जी, तो क्या ये यूरिन की जो प्रॉब्लम होती है वो रात में ही उनको ज़्यादा यूरिन आता है या सिर्फ दिन में भी आता है उनको? देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, दिन में भी आ सकती है, रात में भी आ सकती है। देखिए, इसमें बहुत अच्छा साइंस है पॉलीयूरिया का। पॉलीयूरिया का साइंस ये है कि जब बॉडी में शुगर बढ़ती है तो आयुर्वेद में कहा जाता है शुगर जो है वो कफ जो है बेसिकली उसका दोष है। वैसे तीनों दोष इफेक्ट करते हैं बट कफ जो है उसका ज़्यादा रोल है। तो कफ को निकालने के लिए, क्लेद को निकालने के लिए जो है हमारे बॉडी में एकमात्र सहारा है यूरिन। तो यूरिन के थ्रू जो है वो मेद जो है, वो जो कफ है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करता है। यार कफ कह लो, मेद कह लो, जो भी चीज़ है, जो गुरुत्व चीज़ है जो उसको बढ़ाती है, मतलब जो डायबिटीज़ का रीज़न है उसको निकालने के लिए जो है वो बार बार शरीर एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, दैट इज़ यूरिनेशन। तो बार बार जो है वो शरीर मतलब इंडिकेशन दे रही है कि आपको शुगर हो रही है, यूरिन बार बार आना। वो घर पर ही कैसे पता चल सकता है कि आपको शुगर हो गई है? क्या कोई टेस्ट है या कोई चीज़ देख करके पता चल सकता है? वही मैंने ये बोलो, सबसे पहले तो 3 सिम्टम ये मैंने बताए। दूसरा क्या होगा, पेशेंट को कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ओबेस होना स्टार्ट कर देता है ना, उसको वो उसका आपको वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ वज़न बढ़ने के है। दूसरा, पेशाब में कई बार कुछ पेशेंट शिकायत करते हैं कि मुझे जलन हो रही है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, वो भी एक शुगर का वो रहता है। अब देखो, पुराने टाइम पे तो कहते थे कि पेशाब में चींटियाँ लग जाना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब नहीं ऐसा कुछ होता कि यूरिनेशन बाहर नहीं करते हैं। तो हम यूँ बोल सकते हैं कि शुगर के कारण जो है बार बार उसको यूटीआई हो सकता है। जी, ये 2 सिम्टम्स घर पे आ सकते हैं। जब थोड़ा सा और बढ़ गया तो आपके ये एरिया है जहाँ पे स्किन के फोल्ड्स होते हैं, वहाँ पे ना एक ब्लैकिश कलरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी एक इंडिकेशन है। जी, जब पता चल गया किसी को कि उसे शुगर हो गई है, तब उसे क्या करना चाहिए? यानी कि डायबिटीज़ को मैनेज कैसे किया जाए? अगर किसी को पता चल गया कि उसको शुगर हो रहा है तो पहले डॉक्टर्स के पास ना भागिए। सबसे पहले तो डॉक्टर्स के पास बिल्कुल ना भागिए। आप खुद सोचिए कि शुगर मुझे क्यों हो रही है। देखो, आपको जैसा कि हम सब जानते हैं, शुगर जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वो होते हैं जो हमारे खान पान और रहन सहन से होते हैं। तो पहले तो हम शुगर को कोई बीमारी मानते ही नहीं है, वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि खान पान की वजह से हो रही है और खान पान को करेक्ट करेंगे तो उसे ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली डायबिटीज़ का सबसे बड़ा क्योर है जो हम भी करते हैं, इतने पेशेंट्स को ठीक करते हैं, तो उनका खान पान और रहन सहन ठीक करना, वही उसका क्योर है। कुछ थेरेपीज़ भी अपनाई जाती हैं शुगर को क्योर करने के लिए, वो कौन सी हैं? थेरेपीज़ देखो, यहाँ पे बहुत सारी थेरेपीज़ है। वैसे तो पंचकर्मा थेरेपीज़ हो सकती है, हम जो डिजीज़ रिवर्सिबल थेरेपीज़ कहते हैं जिसको हॉट वाटर इमर्शन, पोस्टरल थेरेपीज़ कहते हैं, और डाइट जो रहती है, ये सारी शुगर को कम करने की थेरेपीज़ होती हैं पंचकर्मा में। जैसे वेरियस थेरेपीज़ है। हम जो पेशेंट ओबेस है उसकी ओबेसिटी को कम करने के लिए कुछ प्रकार के जड़ी बूटियाँ, जैसे त्रिफला उनमें से एक है, उसका जो है वो उद्वर्तन करते हैं, यानी कि उसको बॉडी में उसका एक रुक्ष पाउडर बनाते हैं और उसे जो है वो उसका घर्षण करते हैं, हल्का सा गर्म करके, और उसको स्टीम में बिठाते हैं। जो अगेन वो क्या है,
ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और के मेद धातु को कम करता है और बॉडी से शुगर को यूटिलाइज करवाता है। और नीम करेला थेरेपी जो बहुत ही फेमस है ना, लोग बहुत सुन रहे हैं नीम करेला थेरेपी। नीम उसमें क्या करता है, वो भी यही करता है कि जो एक्स्ट्रा शुगर है, अब शुगर का जो रस है वो क्या है, मधुर ना, बॉडी में मधुर का रस बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए कटु और तिक्त, जो तिक्त स्पेशली द्रव्य जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, और नीम और करेला दोनों ही तिक्त ड्रग्स हैं। तो वो बड़ा हेल्पफुल रहता है कि जब नीम करेला थेरेपी करवाते हैं तो उससे भी डायरेक्ट जो है वो शुगर यूटिलाइज हो जाती है बॉडी में। क्या घर पे रह करके शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया, डाइट मॉडिफिकेशन और नीम करेला थेरेपी, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, ये सारी थेरेपीज आप घर पे भी बिल्कुल सेफली कर सकते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेचुरोपैथी में कौन सी चीज़ें ऐसी की जाएं जिससे कि शुगर कंट्रोल में आ जाए? ये दोनों थेरेपी ही नेचुरोपैथी की थेरेपीज है। जी, इसके अलावा क्या कोई काढ़े कौन से होते हैं ऐसे जो कि शुगर को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं? गुड़हल का काढ़ा आप दे सकते हैं शुगर के पेशेंट को, त्रिफला का काढ़ा आप दे सकते हैं शुगर के पेशेंट को, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं शुगर को यूटिलाइज करने में। जो काढ़ा होता है वो कितनी मात्रा में देना चाहिए, कितने दिनों तक देना चाहिए? काढ़ा देखिए यूजुअली तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि कितनी मात्रा में और कितने दिन, क्योंकि क्या करते हैं यूजुअली पेशेंट सुन लेते हैं कि ये काढ़ा अच्छा है इस चीज़ के लिए, तो वो रेगुलर पीते हैं उस चीज़ को। जी, दैट इज़ नॉट गुड, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप काढ़े पियो, 15 से 1 महीना पी सकते हैं आप, उसके बाद में आप 15 दिन का या 7 से 14 दिन का गैप कीजिए, उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट कीजिए। और काढ़ा में कितना कितना क्या क्या मात्रा है वो आपको अपने डॉक्टर के परामर्श से लीजिए, क्योंकि देखिए हर किसी की बॉडी अलग होती है ना, हर किसी का देश अलग है, काल अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले आपकी नाड़ी परीक्षा करते हैं, आपकी जो है वो एग्जामिनेशन करते हैं आयुर्वेद के टर्म से। नाड़ी मतलब आपकी नाड़ी देखी जाएगी, वात पित्त कब उससे पता चलेगा, आपका फिजिक एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपकी प्रकृति, देखिए ये जैसे कार्ड बना है, इसमें सारी एग्जामिनेशन लिखी हुई है, एक ओबीडी स्लिप बनी होती है उसमें भी लिखी होती है। ये देखिए ये डायग्नोसिस परीक्षाएं हैं जिसमें शब्द से, स्पर्श से, आकृति से, दृष्टि से, जीवा से, मूत्र से, मल से और नाड़ी से, इन सब चीज़ों से 8 तरीकों से हम जो है रोगी को देखते हैं और उसके डिजीज़ का अनुमान लगाते हैं। उसी के बेसिस पे हम ये अब बताते हैं कि कितने अमाउंट में और कितने दिन में पीना है। जी, है ना, क्योंकि हर किसी की बॉडी की कैपेसिटी अलग है। जी, है ना, जैसे हम और आप, कुछ लोग 1 लीटर पानी पी लेते तो कुछ लोग आधा लीटर भी नहीं पी पाते और कुछ लोग 3-4 लीटर पी लेते हैं, वैसे ही हर किसी की बॉडी की कैपेसिटी अलग है। जी। काढ़ों के अलावा कौन सी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, कौन सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं जो फायदेमंद होती हैं शुगर पेशेंट के लिए? यही देखिए गुड़माल हो गए, है ना, और नीम करेले का बीज हो गया, यही सारे कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ होती है। जैसे शुगर का देखो एक और चीज़ रीज़न ये भी है स्ट्रेस, तो अगर तो स्ट्रेस इंड्यूस भी है तो उसमें कुछ जैसे ब्रह्मी, अश्वगंधा, ये सारे भी बहुत अच्छी औषधियाँ हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं। इवन हनी, मधु जो है, हनी बोलते हैं ना, आजकल एक मिथ है कि नहीं हनी खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी, नहीं, आयुर्वेद में ऐसा वर्णन है कि जौ नित्य खाइए, जौ का आटा शुगर के पेशेंट को नित्य देना है, और हनी वो आप यूज़ में ला सकते हैं। और जो इतने भी मेडिसिन कंपोजिशंस बनती है वो भी इन सबको मिला के ही बनाते हैं, गुड़हल, गुड़माल, ये सब चीज़ें मिला के बन जाती है। शुगर पेशेंट्स के लिए कौन सी चीज़ खाना सबसे बेहतर होता है और कौन सी चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? बेसिकली शुगर पेशेंट को ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो मधुर रस से युक्त होती है और जो कफवर्धक होती है, जो ऐसी जैसे आजकल क्या करते हैं, गेहूं चावल ज़्यादा खाते हैं जी, है ना, और गेहूं चावल में क्या है, फाइबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फाइबर बिल्कुल नहीं है तो क्या वो डाइजेस्ट होने में जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन भूख जल्दी लग जाएगी, है ना। फाइबर ना होने के कारण क्या है, रफेज ना होने के कारण वो आंतों में चिपकेगा जी। आपने ये नोटिस किया होगा, जो गेहूं का दाना है अगर उसको कभी हम चबा लें तो उससे एक ना स्टिकी वो चीज़ रहती है जिसको ग्लूटीन कहते हैं जी, वही ग्लूटीन जो है हमारे आंतों में चिपक जाता है और वो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो आंतों के ऊपर एक लेयर बनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे आपकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो ये शुगर, बीपी, अपना थायराइड, ये सारे, और फीमेल्स में पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारे जो भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है वो क्रिएट हो जाती है। तो जैसे कि आचार्य जी भी कहते हैं कि सर्वेशानाम रोगानाम निदानाम कुपिताम मला, तो जो वो मल है ना, कुपित मल का मतलब ही ये है कि जो आपके आंतों में जो है वो सफाई नहीं हो के वही मल चिपकता है, कहीं और से नहीं आता मल जी।
शुगर पेशेंट्स जिनको कि इंसुलिन लग रहा है, तो क्या उनका इंसुलिन छूट सकता है? बिल्कुल छूट सकता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास में, बहुत सारे पेशेंट के रिजल्ट्स है। इंसुलिन बेसिकली देखिए, मैं ये नहीं कहती कि इंसुलिन बिल्कुल ही गलत है, लेकिन ये है कि जब हमारे को इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे पेशेंट को मौत के मुंह से बचाने के लिए वो हेल्पफुल है, मगर एक लंबे टाइम तक उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कितनी अमाउंट में देनी है वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता उस चीज़ को। हम कहते हैं अभी इतनी लगा लो, इतनी लगा लो, इतनी लगा लो, नहीं, जो एक्स्ट्रा जो इंसुलिन शरीर में है वो भी तो नुकसानदायक होगी ना, है ना। और इंसुलिन शुगर का क्योर हो ही नहीं सकता। वो कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करेगी, लेकिन शुगर को जड़ से ठीक नहीं करेगी। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कह सकता कि मैं शुगर को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन हम क्यों क्लेम कर रहे हैं शुगर को ठीक कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमें उसकी जड़ पता है। जी। अगर उस चीज़ को, जब किसी पौधे को जड़ से ही ठीक कर दिया जाए तो तभी फलेगा फूलेगा, जड़ कट जाए तो मर जाएगा। जी। शुगर पेशेंट की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए? देखिए, शुगर पेशेंट की दिनचर्या में सबसे पहले तो जब वो सुबह उठे तो नंगे पाँव घास में ज़रूर चले या फिर नंगे पाँव सैर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चरक संहिता में भी आचार्य चरक जी ने कहा है कि शुगर पेशेंट को जो है वो सहस्त्र कदम चलना चाहिए। मतलब कि जब चलोगे तो बॉडी के थ्रू जो है वो चीज़ यूटिलाइज हो जाएगी, पृथ्वी तत्व से आप जुड़ोगे, है ना। आपको पता है कि सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम, पंच भौतिकम, तो इसका मतलब यही है। सबसे पहले आप वो नंगे ज़मीन पे चले, सूर्य की रोशनी में बैठे, खाना जो है वो ऐसा खाइए जिसमें फ्रूट, सैलेड, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, रफिश बहुत ज़्यादा मात्रा में हो और न्यूट्रिशन ज़्यादा हो। मतलब न्यूट्रिशन ज़्यादा हो और उससे एनर्जी अच्छी मिले काफ़ी टाइम तक। जैसे मिलेट्स हो गई अपनी, ये उसमें एक है जिसमें क्या रहता है कि आपका पोषण ज़्यादा है, न्यूट्रिशन ज़्यादा है, रफेज ज़्यादा है, जो बॉडी में जो है वो क्लींजिंग भी करवाता है और शुगर को यूटिलाइज भी करवाता है। तो ऐसे अन्न पान का उपयोग करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर से मिलिए, तो डॉक्टर आपके हिसाब से आपको बता ही देगा, क्योंकि वो हर जगह की जलवायु अलग है, हर जगह पे अलग से पेड़ पौधे हैं और अलग से वो है, तो फिर उस हिसाब से डॉक्टर आपकी डाइट सेट करके एक डाइट चार्ट बनाएगा और डाइट चार्ट आपको दे देगा। डॉक्टर नितेश्वरी, आपने हमें शुगर के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।